नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आप सफलता के करीब पहुँचेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना मूल्यांकन आज हम स्वयं करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्टडी 91 पे ये कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का और यूसी नेट का बैच आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, कोई दिक्कत या परेशानी तो कर सकते हैं। ये दोस्तों बाह आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो बाहवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रक्षेपात्मक दृष्टिकोण। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? देने का प्रयास करें। क्या होगा? बाहवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें मेरे सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा दोस्तों? यानी कि क्वेश्चन है दोस्तों किसका? व्यक्तित्व का। किसकी बात हो रही है? व्यक्तित्व की बात हो रही है कि बाहवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो दोस्तों गहन अगर दृष्टिकोण करना है दोस्तों, तो नाम से ही पता चल रहा है गहन दृष्टिकोण, यानी हमें आंतरिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आंतरिक मूल्यांकन। अगर व्यक्तित्व देखना है दोस्तों, तो हमें आंतरिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि आखिर व्यक्ति के मन में क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसके लैंग्वेज कैसे है, उसने क्या शिक्षा ग्रहण की है, इन सब चीज़ के बारे में जाना। पर यहाँ पे बात हो रही है बाह आभास की। किसकी बात हो रही है? बाह आभास की दोस्तों। तो बाह आभास क्या है? सतही दृष्टिकोण होता है। जो होता है वो क्या होता है? सतही दृष्टिकोण माना जाता है। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सतही दृष्टिकोण हो गया, मानकीय दृष्टिकोण अलग होता है और प्रक्षेपात्मक, ये तो सतही दृष्टिकोण होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भेद का पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में, आपके यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं क्या होगा? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या ये व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जो व्यक्तिगत भेद होते हैं दोस्तों, वो किस में पाए जाते हैं? बताइए। व्यक्तिगत भेद जो होते हैं, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों। व्यक्तिगत यानी कि जो व्यक्तिगत भेद होते हैं दोस्तों, जो व्यक्तिगत भेद होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं दोस्तों? हम सभी व्यक्तियों के अंदर जो होती है अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। क्या होती है? जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बुद्धि स्तर में दोस्तों, बुद्धि स्तर में कुछ बालक क्या होते हैं? तीव्र बुद्धि के होते हैं। कुछ बालक क्या होते हैं? कुछ बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं। कुछ बालक क्या होते हैं? कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं। कुछ बालक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं दोस्तों। तो ये बुद्धि स्तर में क्या होता है? सबके अलग अलग। कुछ बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ बालक क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो सबकी जो क्वालिटीज़ होती है, जो स्तर होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और दोस्तों अभिवृत्ति में भी कुछ बालक अलग होते हैं। कुछ की अभिवृत्ति तेज होती है, कुछ की अभिवृत्ति क्या होती है दोस्तों? कुछ की अभिवृत्ति क्या होती है? मंद होती है, कमजोर होती है। और गतिवाही योग्यता, किसी की योग्यता अधिक होती है तो किसी की योग्यता क्या होती है? कम होती है दोस्तों। तो इसलिए ये सभी हो गए जो व्यक्तिगत भेद होते हैं दोस्तों। चारों रूप से, इन तीनों रूप से बुद्धि के स्तर में भी लोग के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता रहती है, अभिवृत्ति में भी भिन्नता रहती है, गतिवाही योग्यता में भिन्नता भी रहती है। तो ये सभी, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर जिसने भी डी दिया। नेक्स्ट दोस्तों, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में। क्या है चिंतन होने के लिए आवश्यक? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों। क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो चिंतन दोस्तों, बालक का चिंतन या हमारा चिंतन आखिर आरंभ कैसे होता है, प्रारंभ क्या होता है, क्या कारण होता है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा एक महान मनोवैज्ञानिक का नाम
जिसने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इस महान वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था आपके महान वैज्ञानिक किसने, कोहलर ने दोस्तों। किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, कोहलर महोदय ने दिया था। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, कोहलर ने वनमानुष यानी कि चिंपांजी पे प्रयोग किया था। किस पे, वनमानुष पे प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे किया था, वनमानुष पे प्रयोग किया था। और उस वनमानुष का क्या नाम था, सारे बच्चे कमेंट करें। उस वनमानुष का नाम था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान नाम था दोस्तों। क्या नाम था, सुल्तान नाम था। और उन्होंने बताया कि जब बालक के अंदर सामने समस्या दिखती है, क्या दिखती है, समस्या दिखती है, तभी उसके अंदर सोचना प्रारंभ होता है, चिंतन प्रारंभ होता है, आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं दोस्तों। ये कोहलर की थ्योरी थी कि जैसे बालक के अंदर समस्या आई, तुरंत वो सोचने लगता है यार इसका समस्या का समाधान कैसे किया जाए, यार इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए, यार सीटेट में कैसे 100-150 में 120 नंबर लाया जाए, यार कैसे इस बार सुपर टेट निकाला जाए। तो दोस्तों आप चिंतन करने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं। और जैसे ही समस्या समाप्त हुई, जैसे आप सीटेट क्वालिफाई कर गए, जैसे ही आप सुपर टेट में आपका सिलेक्शन हो गया, बस वो चिंता क्या हो गई, खत्म हो गई। तो दोस्तों कोहलर के मतानुसार जो चिंतन प्रारंभ होता है उसके लिए आवश्यक क्या होती है, समस्या आवश्यक होती है। तो डी इज द राइट आंसर, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्ध लब्ध संप्रदाय विकसित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने संप्रदाय विकसित किया था, बी ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो दोस्तों जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। बुद्ध लब्ध किसने इसको किया था दोस्तों, बुद्ध लब्ध संप्रदाय विकसित किया था, किसने किया था। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्ध लब्ध संप्रदाय विकसित किया था हमारे टर्मन महोदय ने। किसने किया था, टर्मन ने किया था, न बीन ने किया था, बिनिन ने किया था, न रीड ने दिया था, न कैटल ने दिया था। बुद्ध लब्ध संप्रदाय क्या दिया था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। टर्मन जी ने बुद्ध लब्ध का दिया था दोस्तों। टर्मन ने क्या दिया था, बुद्ध लब्ध का दिया था दोस्तों। बहुत ही बार ये पूछा जाता है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध लब्ध का आपका दो फार्मूला है दोस्तों। बुद्ध लब्ध जैसे दोस्तों बच्चे बहुत ही वो होते हैं कि क्या होगी दोस्तों, तो मानसिक आयु ऊपर होती है आपकी, क्या होती है, मानसिक आयु अपान क्या दोस्तों, मानसिक आयु ऊपर हो गई तो नीचे क्या है, वास्तविक आयु। बालक की वास्तविक आयु, बालक की क्या, वास्तविक आयु दोस्तों, बालक की वास्तविक आयु इंटू 100 ये आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है दोस्तों, जो कि टर्मन महोदय ने दिया। किसने दिया, आपके टर्मन महोदय ने दिया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्मन महोदय ने दिया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मानसिक आयु की बात की जाए, बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि कहाँ होती है, ऊपर होती है, हमारे ब्रेन में होती है। यानी मानसिक आयु ऊपर, बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है, मानसिक आयु में और वास्तविक आयु में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट हो गया, टर्मन ने दोस्तों दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दोस्तों, पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। और मेरे उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे शेर बहुत ही जल्दी आंसर देंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम इस पर थोड़ी सी चर्चा भी हुई थी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जल्दी से बताएं, मेरे सारे शेर गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया था, न वाइगोस्की ने दिया, न जीन पियाजे ने दिया, न पावलोव ने दिया। गेस्टाल्ट वाले सिद्धांतवादी थे दोस्तों, वो कौन थे। गेस्टाल्ट की बात की जाए दोस्तों तो गेस्टाल्ट में आपके 3 महान योद्धा थे। कौन थे, गेस्टाल्ट में आपके 3 महान योद्धा थे। पहले थे कोफका, कौन थे, कोफका थे दोस्तों। कौन कौन थे 3 महान आत्माएं वो, पहले थे आपके कोफका, दूसरे थे आपके वर्दीमर, दूसरे कौन थे दोस्तों, दूसरे थे वर्दीमर, और तीसरे थे आपके कोहलर। तीसरे कौन थे, तीसरे थे आपके कोहलर।
कोहलर, ये 3 महान आत्मा थे जिन्होंने गेस्टाल्टवाद में दोस्तों, जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। आपने मालूम थे दोस्तों, ये सहयोगकर्ता थे, वह ये उत्पादक थे, कोहलर ने उन पर प्रयोग किया था। तो ये तीनों, कोफका, वर्दीमर और कोहलर, ये तीनों मिलकर दोस्तों गेस्टाल्टवाद का इन्होंने उपयोग किया था और इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था दोस्तों, और इन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि जैसे ही समस्या आती है वैसे ही दोस्तों चिंतन प्रारंभ हो जाता है, सूझ प्रारंभ हो जाता है, आइडिया आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। तो ये था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। किसने किया था? कोहलबर्ग द्वारा हुआ था, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं। 4 विशिष्ट अवस्थाएं दोस्तों किसने दी थी? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चों का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था न कोहलबर्ग ने दी थी, न एरिक्सन ने दी थी, न स्किनर ने, किसने दी थी? जीन पियाजे जी ने दी थी दोस्तों। वो कौन थी 4 अवस्था? आप सब जानते हैं दोस्तों वो 4 अवस्थाओं के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो चारों अवस्थाएं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। पहली थी संवेदी गामक अवस्था। पहली कौन थी? पहली थी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, जो कि 0 से 2 वर्ष मानी जाती थी। और दूसरी थी दोस्तों दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। दूसरी थी दोस्तों, तीसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और चौथी थी दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे दोस्तों, जो कि 11 से 18 वर्ष या 19 वर्ष कही जाती थी। तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्था आपके जीन पियाजे ने बताई थी दोस्तों। जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं इन्होंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कौन सी अवस्था होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, सक्रिय सदस्य किस में हो जाते हैं? सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। कौन सी अवस्था होती है? एकदम सक्रिय, एक्टिव हो जाते हैं, हाँ हम ही रहेंगे भाई, जो कुछ है। न बाल्यावस्था होगी, न पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था दोस्तों। किशोरावस्था में दोस्तों ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं दोस्तों। किशोरावस्था में बालक क्या हो जाता है? सक्रिय सदस्य हो जाता है दोस्तों। अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों एकदम गैंग वैंग बना लेते हैं ये लोग, दोस्त के लिए कुछ भी करते हैं। इनके अंदर दोस्तों यानी कि वीर भावना भी जागृत हो जाती है। इन आइडियल मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, आइडियल भी मान लेते हैं दोस्तों। और बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था भी मानी जाती है। स्टेन हॉल ने कहा कि किशोरावस्था जो होती है बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था मानी जाती है। तूफान की अवस्था, वीर पूजा भी इनके आइडियल भी होते हैं दोस्तों। वीर पूजा भी करते हैं, यानी किसी को ये अपना आइडियल बना के, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, किसी को भी बना के ये उन्हीं के वहाँ उस पर चलते हैं दोस्तों। यार मुझे भी ऐसे बनना है भगत सिंह की तरह, मुझे भी यार चंद्रशेखर आजाद की तरह बनना है यार, और मुझे भी यार अमिताभ बच्चन की तरह बनना है। तो ये वीर पूजा आइडियल बना लेते हैं कोई APJ अब्दुल कलाम को। तो ये किशोरावस्था के वो होते हैं दोस्तों। ये आपके STD 91 से दोस्तों फ्री डिलीवरी है। कुछ पुस्तकें वो दी गई हैं अपनी हिंदी वीडियो प्लेटकॉम लेखपाल की सारी पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति या तटस्थ? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं रत्नेश सर। मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी आंसर बताइए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका अग्रोन्मुखी होती है। क्या होती है? अग्रोन्मुखी होती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर कहा जाए कि माता पिता दोस्तों हमारी प्रथम इकाई माने जाते हैं। हमारे सामाजिक विकास में, हमारे नैतिक विकास में, सारे विकास में इनकी क्या होती है? प्रथम इकाई मानी जाती है दोस्तों। क्या होती है? प्रथम इकाई माने जाते हैं। प्राथमिक इकाई आप कह सकते हैं माने जाते हैं दोस्तों हमारे कौन? माता पिता। और हमारी जो प्रथम टीचर होती हैं वो कौन होती हैं? हमारी माँ होती हैं दोस्तों। क्या होती है? हमारी माँ होती है, हमारी फर्स्ट टीचर। जो हमारी फर्स्ट टीचर होती है वो कौन होती है? हमारी माता जी होती हैं, जो हमें नैतिक अनैतिक सारी चीज़ों को सिखाती हैं। तो इसलिए दोस्तों जो हमारे माता पिता हैं उन्हें कैसी अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए भूमिका। तभी बालक का दोस्तों कहते नहीं, जड़ मजबूत है तो पेड़ भी मजबूत होगा। तो उसी तरह से जब बालक बचपन से ही सारी चीज़ों को माता पिता अच्छे ढंग से सिखाए रहेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो समाज में अच्छा दायित्व तो अपना बनाएगा, समाज में अच्छा स्थान बनाएगा। ये चीज़ें होती हैं। सर्वमुखी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में, प्रकृति के भाव, दुष्टता और श्रम से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। दोस्तों किशोर का अनुभव कर सकते हैं। कैसे हम किशोर का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे जल्दी से आंसर बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। किशोर का अनुभव हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। किशोर का अनुभव हम कर सकते हैं। कैसे अनुभव करेंगे दोस्तों? आत्मसिद्धि का भाव नहीं दोस्तों, आत्मसिद्धि के भाव से नहीं करेंगे। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव नहीं, जीवन के बारे में नहीं, दुष्टता और स्वयं से सरोकार। दोस्तों जब हम किशोर का अनुभव कर सकते हैं, जब बालक किशोर हो जाता है दोस्तों, बालक बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो बताया जाता है, फिल्म में हॉल ने कहा कि जो किशोरी अवस्था होती है बालक की बड़े संघर्ष और तनाव में तूफान की अवस्था होती है। तो इसमें दोस्तों हमें स्वयं उससे क्या होना चाहिए? स्वयं दोस्तों उसको होना चाहिए, उसके मन के बारे में जानना चाहिए। स्वयं उससे ये बात करनी चाहिए कि बेटा क्या समस्या है तुम्हें, क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें बताओ। तो वो चीज़ होती है दुष्टता और स्वयं से सरोकार करना चाहिए। तब हम दोस्तों उसके समस्या का समाधान कर पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल का उदाहरण पूछ रहा है दोस्तों। किसका? फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का पूछ रहा है। सारे बच्चे तुरंत आंसर देंगे। फाइन मोटर स्किल का है दोस्तों आंसर। तुरंत आंसर बताएंगे दोस्तों। फुदकना होगा, दौड़ना होगा, या लिखना होगा, या चढ़ना होगा? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया, सूक्ष्म गति कौशल। और दोस्तों सूक्ष्म गति कौशल है। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया दोस्तों। एक होता है आपका, दो प्रकार के आपके कौशल होते हैं, दो प्रकार की आपकी स्किल मानी जाती है, दो प्रकार की आपकी स्किल होती है। मन में प्रश्न होगा सर कौन कौन सी दो प्रकार की स्किल है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी स्किल्स होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको स्थूल गतिक कौशल भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्थूल गतिक कौशल भी कहा जाता है। और दूसरी होती है दोस्तों आपकी, दूसरी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दूसरी आपकी जो होती है वो होती है दोस्तों फाइन मोटर स्किल। क्या होती है? फाइन मोटर स्किल होती है, जो कि आप दिखे फाइन मोटर स्किल। इसको क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। ये दो स्किल्स हमारी होती है, जिसमें कि दोस्तों फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल में यानी कि हमारी मसल्स जो होती है क्या हो जाती है? बालक की मजबूत हो जाती हैं। तो ऐसे कार्य जो मजबूत, जिसमें हमारी मसल मजबूत हो गई, तब हम कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर चढ़ाई करनी है दोस्तों, जैसे पहाड़ चढ़ना है तो ये चढ़ सकते हैं। जब हमारी मसल मजबूत है तभी तो दौड़ना है, दौड़ सकते हैं। कूदना है, दौड़ यानी कूदना है दोस्तों, कूदना इन द सेंस कूदना है। जब हमारी मसल मजबूत है तभी तो। पर दोस्तों जो फाइन मोटर स्किल होता है, जो सूक्ष्म गतिक कौशल पूछ रहा है, फाइन मोटर स्किल में हम जैसे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, सूक्ष्म काम कर सकते हैं। इसमें हमारी जो वो होती है दोस्तों, क्या होती है? बहुत ज़्यादा मसल्स एक्टिव नहीं होती है। तो लिखना इज़ द राइट आंसर आपका, ये सी इज़ द राइट आंसर।
इसने भी सी दिया, बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि दक्षता उनकी बुद्धिदक्षता से क्या हो, कम होती हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्या होगा दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि भाषा बालक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए भाषा कितनी आवश्यक होती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने क्या करता है, प्रकट करता है। उसी प्रकार से दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा कि जब तक हम सहयोगात्मक समस्या समाधान नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक हम किसी की समस्या में किसी का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों हम उसकी भाषा का विकास नहीं कर सकते, उसकी सामाजिक विकास नहीं कर सकते। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान को उन्होंने निहार दिया था दोस्तों वाइगोत्स्की ने। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा में अर्थ का सबसे छोटी इकाई है, वाक्य होगा, रूपिम होगी, स्वनिम होगी, संकेत प्रयोग प्रैग्मेटिक्स होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई स्वनिम को माना जाता है दोस्तों, जिसको सीज स्वनिम को माना जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बोलने में इसके लिए बहुत उपयोगी होती है स्वनिम दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। डेविड वेस्लर, एल्फ्रेड बी ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेरे सारे बच्चे किसने किया था दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया दोस्तों। दोस्तों बुद्धि परीक्षण का निर्माण पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बहुत बढ़िया, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि डेविड वेस्लर नहीं होगा दोस्तों, चार्ल्स स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बी ने दोस्तों। जो एल्फ्रेड बी ने थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इन्होंने, इन्हीं को दोस्तों बुद्धि का आपको बता सकते हैं, इन्हीं को दोस्तों सर्वदाता माना जाता है। सर्वदाता बुद्धि का दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम परीक्षण किया था। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण इन्होंने ही किया था। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण दोस्तों, बुद्धि परीक्षण इन्होंने ही किया था। सर्वदाता दोस्तों, सर्वप्रथम इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण की थी दोस्तों। क्या क्या था, सर्वप्रथम इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किया था। प्रारंभ किया था, प्रारंभकर्ता दोस्तों अगर कहा जाए, प्रारंभकर्ता, प्रारंभकर्ता कहा जाए तो बुद्धि परीक्षण साइमन बी ने ही प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। तो दोस्तों ये है एल्फ्रेड बी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आर का समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपये में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, या जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। क्या होगा दोस्तों ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से। जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, पूछ रहा है कि ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो दोस्तों ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना ही ध्वनि संरचना पर चिंतन करने पर संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों जो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में किस क्षमता पे संबंधित है, तो दोस्तों ध्वनि संरचना चिंतन करना व उससे हर क्षेत्र से संबंधित फेर करना, उस पर संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद दोस्तों शिक्षार्थियों को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हस्तक्षेप प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है।
पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा के पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कक्षा कक्ष में जेंडर दोस्तों, लिंग की बात हो रही है, लिंग विभेद की दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो जेंडर है दोस्तों, जेंडर से संबंधित कई समस्याएं होती हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे दोस्तों, लिंग विभेद कि बस लड़कियां ही अच्छा गाना गा सकती हैं, क्या लड़के अच्छे गाने नहीं गा सकते? लड़के ही दोस्तों आर्मी में जा सकती हैं, क्या लड़के आर्मी में नहीं जा सकते? तो ये सब दोस्तों क्या है, जेंडर विविधता होती है दोस्तों, ये लिंग विविधता मानी जाती है दोस्तों। तो जिसमें आपका क्या है, इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा आंसर अब हिंट दे दिया है मैंने, सभी बच्चे दे रहे हैं। तो शिक्षार्थियों के हर्षों प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है दोस्तों। इससे क्या होगा, जो विद्यार्थी होंगे उनको दोस्तों सही यानी अवसर नहीं मिलेगा जिस चीज़ का उन्हें अवसर चाहिए दोस्तों। कुछ विद्यार्थियों की रुचि होती है पेंटिंग में, जैसे कुछ विद्यार्थियों की रुचि है, कुछ विद्यार्थियों के गायन में रुचि होती है, तो उन्हें अवसर नहीं मिल पाएगा, तो ये निष्पादन होगा दोस्तों उनका। ठीक है, तो ये होगा। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है? चाक्षुष है दोस्तों, संग्रहण है, तथ्यात्मक है, या स्पर्श संबंधी? सीखने की शैली दोस्तों पूछ रहा है, अधिगम की शैली आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अधिगम की शैली का उदाहरण है दोस्तों। अधिगम में क्या होता है, सीखना होता है, आप सभी जानते हैं। तो बात हो रही है कि अधिगम की शैली का उदाहरण कौन सा? चाक्षुष होता है, संग्रहण होता है, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधित होता है दोस्तों। कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है दोस्तों? सर्वप्रथम सीखने की शैली का उदाहरण क्या माना जाता है, जल्दी से बताएं दोस्तों। चाक्षुष क्या होगा दोस्तों? सीखने की शैली का चाक्षुष होगा, संग्रहण होगा, तथ्यात्मक संबंधित नहीं, स्पर्श संबंधित दोस्तों नहीं होगा, तथ्यात्मक भी नहीं होगा आपका। संग्रह चाक्षुष को दोस्तों सीखने की शैली का उदाहरण माना दोस्तों। सीखना यानी चाक्षुष सर्वप्रथम प्रारंभ बालक किससे करता है? चाक्षुष से करता है दोस्तों, स्टार्ट अपना देखने से करता है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी कि ये होगा। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं करेगा पूछ रहा है, क्या गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। सामाजिक अनुभव, परिपक्व क्रियाकलाप या भाषा? दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है। जीन पियाजे चाचा, इस बार आपने देखा होगा कि आपके सी-टेट में भर के इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव नहीं करेगा दोस्तों। जीन पियाजे ने कहा कि सामाजिक अनुभव नहीं करेगा। बाकी परिपक्व क्रियाकलाप, भाषा, ये सारे दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे संज्ञानात्मक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, प्रभावित नहीं करेंगे, ये प्रभावित नहीं करेंगे दोस्तों। बाकी सामाजिक अनुभव दोस्तों प्रभावित नहीं करेगा, बाकी ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रभावित करेंगी। भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर देता है, क्रियाकलाप हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा, परिपक्व दोस्तों करेगा, पर सामाजिक अनुभव हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक प्रभावित नहीं करेगा पूछ रहा है दोस्तों। इनमें से कौन सा तिंतरी सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तिंतरी दोस्तों सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं, गलत लग रहा है क्वेश्चन ये दोस्तों। नेक्स्ट बताइए। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका? जल्दी से, बहुत बढ़िया आंसर है दोस्तों। दोस्तों कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। बिल्कुल दोस्तों, नाराजगी कोई भी व्यक्त कर सकता है, बहुत ही जल्द। कोई भी, हम लोग होते हैं दोस्तों, थोड़ी सी माता जी की बात पे नाराज हो रहे, पिताजी की बात पे नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्द नाराज हो सकते हैं दोस्तों। परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तरीके से नाराज होना, यह दोस्तों आसान नहीं होता। यह संबंधित सामाजिक विकास से नहीं है, संज्ञानात्मक नहीं, बल्कि संवेगात्मक विकास से, जिससे है संवेगों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये किससे है? आपके संवेगों से, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणी के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। किसके लिए अधिगम में आकलन? दोस्तों आकलन किस लिए आवश्यक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस लिए आकलन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। क्या बात है। अधिगम में आकलन किसके लिए दोस्तों? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए। दोस्तों अधिगम आकलन हम किस लिए करते हैं? प्रेरणा देखने के लिए कि हाँ बेटा हमारी चीज़ों को जो हम बता रहे हैं वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर नहीं सीख रहा है तो हम उसे और प्रेरित करेंगे, बेटा तुम कर सकते हो ये काम। तो प्रेरणा के लिए दोस्तों बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या बात है। तो दोस्तों ये आपके वीडियो का विकास का नया बैच प्रारंभ महाबजट ऑफर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बात है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।